क्योंकि आपके लिए सीधे एसबीआई पीओ पहला अटेम्प्ट वो बहुत बड़े वो कहते हैं ना, वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा इनफैक्ट वो टाइम। बैंकिंग मैंने पापा ने बोला था इसी वजह से किया था, मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि बैंकिंग में ही जाना है। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। एडिटोरियल किए थे क्लासेस और सब्जेक्ट क्लासेस, बस उतने पे ही रखा था। मैं जीके पे जंप ही नहीं किया था कि पहले प्री निकालते हैं बाद में देखेंगे होगा जो। उसके बाद ने बस मैं मोस्टली मॉक ही देता गया। तो ओवरऑल जब इंटरव्यू देके आए थे तो आपको क्या फील आ रहा था? गट फीलिंग थी नहीं होगा। अच्छा। हिमांशु बेटा, आपने एक गोल्डन स्टेटमेंट दे दिया कि बिना अर्थमेटिक पढ़े हम सिलेक्शन पा सकते हैं। आई मीन पूरा अर्थमेटिक मैंने स्किप भी नहीं किया है, मैंने मतलब वो स्किप किए हैं जिनके लिए मेरे को लगा था कि एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। आपने लाइट अप्रोच रखी है अर्थमेटिक को लेकर एंड जीए को लेकर, बट फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, वो अच्छी चीज है। लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है, बस टारगेट नेक्स्ट लेवल पे जाना है आपको। आरबीआई ग्रेड भी तो एटलीस्ट फोकस करना ही है आपको। अब बताओ आपकी क्या कैसे रहा, आपने तैयारी कब से स्टार्ट किया, कैसे क्या क्या रहा, प्रीलिम्स कैसे रहा, कि मतलब आपको लग रहा था प्रीलिम्स हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपके लिए सीधे एसबीआई पीओ पहला अटेम्प्ट वो बहुत बड़े वो कहते हैं ना, वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा इनफैक्ट वो टाइम, वो क्रूशियल टाइम रहा होगा, सिचुएशन रहा होगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो कैसे रहा, बताओ कुछ। सर मेरा वो चल रहा था, मतलब IIT MBS से मैं डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग कर रहा था, मतलब अभी भी चल रहा है वो रिसेंटली। कि अगस्त से मैंने वो टर्म ब्रेक लिया था, उसमें 3 टर्म्स होते हैं, तो अगस्त से मैंने टर्म ब्रेक लिया था उसमें, क्योंकि सारे एग्जाम्स लाइन बाय लाइन थे बैंकिंग के। बैंकिंग मैंने पापा ने बोला था इसी वजह से किया था, मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि बैंकिंग में ही जाना है। उनका अच्छा, रहता है इंटरव्यू में ये नहीं पूछा कि बैंक में क्यों आना चाह रहे हो, तो ऐसे बोल तो नहीं दिया था कि ना कि मेरा तो नहीं, इंटरेस्ट था नहीं, वो पापा के कहने पर आ गए? नहीं, वो नहीं, नहीं बोला तभी वो यहाँ बैठे। ऐसा नहीं है मैम, वो हो जाता है तब भी वो अगर ऑनेस्ट आंसर। हाँ honest, हाँ। तो नहीं और सर, फिर क्लर्क SBI क्लर्क दिया था इस साल का, जो फर्स्ट वाला आया था। हाँ, तो उसमें मैंने बस स्केल मॉक्स ही दिए थे, तो उससे मेरा प्री निकल गया था। और मेंस में मेरा शायद 12-13 नंबर से रह गया था उसमें। फिर पता चला कि हाँ जीके वगैरह पढ़ना पड़ेगा इसमें। अच्छा। ओके, तो हिमांशु इस बार आपने कितने मॉक दिए थे एसबीआई पीओ के लिए? SBI PO के शायद 26 मॉक्स थे मेरे प्री के। वाओ, ये प्री के थे। और मेंस? मेंस के कम थे मेरे मॉक्स, क्योंकि रैंकर्स उस टाइम खत्म ही हुआ था जस्ट। ओके ओके, तो शायद 8 या 10 मॉक्स ही थे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हिमांशु एसबीआई पीओ निकल गया है, और जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे ना, उन सबके माइंड में होगा क्या स्ट्रैटेजी रही होगी हिमांशु की। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। अभी लास्ट 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैं जरूर जानना चाहूंगी कि लास्ट 6 मंथ्स में आपने क्या किया जिससे कि एसबीआई पीओ आपका पहली बारी में निकला। 6 ही मंथ है मैम, लास्ट वाले कुछ नहीं है। मतलब आपके ओवरऑल 6 मंथ्स है। ओके, अच्छा ठीक है। फिर एक चीज, जैसे आपका लास्ट ईयर हुआ है ग्रेजुएशन, है ना, कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद आपने फिर क्या किया? मतलब जो और समय था उसमें आपने क्या किया? डिसीजन ले रहे थे कि अभी हम किस फील्ड में जाना है, या फिर तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी? नहीं मैम, मेरी दूसरी डिग्री चल रही थी डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग में। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। तो आप आते हैं स्ट्रैटेजी पे। यस, बताइए। स्ट्रेटजी मैम, मेरे को SBI क्लर्क देने के बाद लग गया था कि बिना वो पढ़े नहीं होगा, एक बार फाउंडेशन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह ठीक है बट पजल्स नहीं बन रही थी। And इसमें फिर वही है, और जीके उस साल कुछ ज्यादा ही अच्छा था SBI क्लर्क का, तो वहीं से स्टार्ट किया। तो लिमिटेड टाइम था, तो इस वजह से मैंने जुलाई में एडिटोरियल किए थे क्लासेस और सब्जेक्ट क्लासेस, बस उतने पे ही रखा था। मैं जीके पे जंप ही नहीं किया था कि पहले प्री निकालते हैं बाद में देखेंगे होगा जो। अच्छा। जैसे क्लियर हुआ उसके बाद में जीके से स्टार्ट किया। ओके। जीके रैंकर्स खत्म होते ही वो, और उसके बाद ने बस मैं मोस्टली मॉक ही देता गया, कुछ चेंजेस किए नहीं, मॉक जीके। ओके, मतलब ये आपने बताया लास्ट में आपने ये स्टार्ट कर दिया था मॉक और जीके। अब मैं आपकी स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट जानना चाहूंगी। मैं तो जानना ही चाहूंगी, बट और सारे स्टूडेंट्स जितने भी कनेक्ट हैं हमारे साथ वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप किसी को गाइड करोगे, मतलब आपकी ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे तो आप किसी को गाइड कर रहे हो। अब आप सीनियर हो गए भाई, आप लोगों को बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, ये हो सकता है। अब बहुत कॉल आने वाले हैं आपके पास, रिश्तेदारों के आएंगे पहले, उसके बाद फिर फ्रेंड्स कलीग्स, फिर आएंगे क्योंकि लाइव में आ रहे हो तो फिर लाइव से भी आने लगेंगे। हिमांशु, और एक चीज जैसे मैम ने बताया
सब्जेक्ट वाइज क्या रहा था आपका, कुछ आप बताओगे? सब्जेक्ट वाइज किस में सबसे ज्यादा डर लगता था आपको, या फिर इसको लगता था कि अभी मत बोल देना जीए? नहीं सर, पहले हाँ। पहले मेरे को रीजनिंग में लगता था, लेकिन एसबीआई क्लर्क के बाद जी ऐसे लगना स्टार्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। वो फर्स्ट इंसिडेंट ही थोड़ा उसका ऐसा रहा था। तो ओके। रीजनिंग में मैंने वही है कि पहले इसके बेसिक्स कंप्लीट किए कि पजल बनती कैसे है, फिर विद प्रैक्टिस वो आराम से बनना स्टार्ट हो गई थी। मैथ्स में भी मैंने अर्थमेटिक, मेरा अभी भी स्किप है, मैंने अर्थमेटिक पढ़ा नहीं है अभी भी ढंग से। हाँ, अच्छा। ये कि बस कैलकुलेशन से डीआई वगैरह निकल गई थी। और मेरा मेन अप्रोच ये था कि मेरे को क्या चीज छोड़नी है एसबीआई पीओ के लिए। कि मैं प्री एग्जाम में भी जब एसबीआई पीओ के में बैठा था तो उसमें मैंने वेरिएबल वाली पजल छोड़ दी थी। 4 पजल थी, 2 मैंने स्किप ही कर दी थी कि ये नहीं करना। तो मेरा मेन स्ट्रेटेजी यही था कि मार्क्स कम चाहिए इसमें, तो ओके। उसी पे चीज पे फोकस किया कि क्या छोड़ना है रेदर देन क्या पकड़ना है। हाँ, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी रही जो हमें दिख रही है यहाँ पे, वो यही रही कि क्या हमें छोड़ना है, ड्रॉप करना है एग्जाम में, और क्या हमें पिक करना है, वो रही। यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल क्लियरली बता दिया भाई। अरिथमेटिक पे बहुत ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो इससे बहुत सारे बच्चे ये समझ लें कि भाई एसबीआई पीओ निकल सकता है, प्री मेंस भी निकल सकता है। अगर आप अरिथमेटिक, आप सोच रहे हो कि अब मेरा अरिथमेटिक सही नहीं है तो ये मैं तो एसबीआई पीओ कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो ये आप गलत फहमी में है। हमारे सामने स्टूडेंट है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने काम किया उस पर। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे या नहीं नहीं, हिमांशु, और कैसा रहा इंटरव्यू में, कैसा रहा, क्या माहौल इस बार? एसबीआई पीओ ने बिल्कुल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल कहते हैं वो लीक से हट के बिल्कुल इस बार इंटरव्यू लिया है। आपको पता होगा एसबीआई पीओ ने, क्योंकि इस बार सुने हैं सोफे पे बैठ के इंटरव्यू चल रहा है, बहुत रैंडम इंटरव्यू चल रहा है, and बहुत नॉर्मल, बहुत लाइट। आपने भी इनफैक्ट मेरे को फीडबैक दिया था कि सर ऐसे क्वेश्चन रहे थे। तो ओवरऑल जब इंटरव्यू देके आए थे तो आपको क्या फील आ रहा था, कि मतलब क्या फील हो रही थी कि ये हो जाएगा, यानी अच्छा है, नहीं गट फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ? गट फीलिंग थी नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका मेंस भी वैसा रहा, तो आप बोल रहे थे ना जैसे मेंस भी रहा वैसा, फिर इंटरव्यू में। अच्छा, जीडी और डिस्क्रिप्टिव कैसा रहा था आपका? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे बोल रहे थे डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ गड़बड़ रहा था कुछ बच्चों का। नहीं, एसबीपीओ का अच्छा रहा था सर। अच्छा रहा था। एसबीपीओ का जो विद इन पैटर्न था उसी हिसाब से हम्म। आया था। मैम ने बहुत मेहनत किया था लास्ट टाइम हमारे साथ भी, लास्ट डे तक कॉल पे ही थे। हम्म। और उसमें आईबीपीएस पीओ का फिर भी टफ था सर, डिस्क्रिप्टिव वो नहीं हुआ था उसमें। ओके, आशीष सर, आप बाकी भी? सिंपल थी। एसबीआई पीओ ओवरऑल एग्जाम ही मेरा वैसे गया है कि एग्जाम दे के आया, फिर लगा नहीं होगा, लास्ट में रिजल्ट चेक किया, बस हो गया। सेम प्री ऐसे निकला, मेंस ऐसे निकला, इंटरव्यू ऐसे निकला। चलिए, अब नवनीत सर और आशीष सर। आशीष सर प्लीज। आइए सर। हिमांशु बेटा, आपने एक गोल्डन स्टेटमेंट दे दिया कि बिना अर्थमेटिक पढ़े हम सिलेक्शन पा सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो हर एक बच्चे की स्ट्रेटजी, हर एक बच्चे का जो पिक करने का, चीज़ों को देखने का तरीका होता है, जो उनका ब्रेन होता है, आईक्यू होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। बट मैं यहाँ पर बाकी अपने जो व्यूअर्स होंगे, जो हमारे बिगिनर्स होंगे, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर इनका अर्थमेटिक इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने कुछ और किया उसकी जगह पर, और उस माध्यम से इन्होंने अपने पूरे के पूरे जो कट ऑफ की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फुलफिल की। ठीक है। तो और इस पर भी मैटर कर रहा होता है कि आप किस शिफ्ट में बैठे हो, किस एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हो सकता है कि उसमें आपका अर्थमेटिक अगर स्ट्रांग आ गया तो आपका, अगर हो सकता है अर्थमेटिक आपको नहीं आता जाता, बहुत अच्छे से आपको नहीं पता होगा, तो आपने डीआई से वहाँ से नंबर्स निकाल लिए, है ना। तो ओवरऑल आपको मतलब जो हमारे नए यूजर्स होंगे, नए व्यूअर्स होंगे, बिगिनर्स होंगे, उन्हें हम ये गाइड करना चाहेंगे कि बच्चे ने बताया, वो अपने हिसाब से बताया, उसने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, बट ऐसा मत सोच लेना कि आपको अर्थमेटिक अब पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आप अपनी कैलकुलेशन पर काम करना है और आपको सिर्फ डीआई काम करना है और आप एक सिलेक्शन ले लोगे। क्यों हिमांशु, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? तो सही है। मैं पूरा अर्थमेटिक मैंने स्किप भी नहीं किया है। मैंने मतलब वो स्किप किए हैं जिनके लिए मेरे को लगा था कि एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा ही एग्जैक्टली, हो हाँ। गया नहीं, मैं हिमांशु बेटा, ये जो नए बच्चे आते हैं ना, बिगनर्स, ये आधे दिमाग के साथ आते हैं। इन्होंने, अगर आपने ये बोल दिया कि मैंने बिना अर्थमेटिक के एग्जाम क्रैक किया है, तो ये लोग कसम खा लेंगे, कहेंगे मेरे हिमांशु भैया ने अगर बिना अर्थमेटिक पढ़े कर लिया तो हम भी नहीं अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा क्लैरिटी होनी जरूरी है। बट यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कैलकुलेशन को वैल्यू दी यहाँ पर, कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। और ये सत्य है ना। कैलकुलेशन आपका, चाहे वो प्रीलिम्स का गेम हो, चाहे वो मेंस का गेम हो, कैलकुलेशन तो रिक्वायर्ड होगी। आशीष सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु।
बहुत बढ़िया लगा अंकल का जो रिएक्शन था एंड उनकी जो फीलिंग्स थी और उनकी उनके फादर के प्रति जो रिस्पेक्ट है कि पहले उनको बताना है देन फिर किसी और को बताना है, वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन हर एक मेंबर का आपके सिलेक्शन में है। सिर्फ हिमांशु के पढ़ने से ये सिलेक्शन नहीं हुआ है, पिताजी के, माताजी के, दादाजी के, सभी का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड अगेन यू आर इनवाइटेड फॉर सिलेक्शन पार्टी एंड विद योर फैमिली, स्पेशली विद दादाजी, ओके। एंड हम चाहेंगे कि आप जिनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में इतना रहा है और जो आपको सम्मान मिले, पहले आपको सम्मान करने से पहले उनका सम्मान किया जाए। एंड आपने बहुत अच्छी बात एक बोली थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस कि एसबीआई क्लर्क से डर लगा था बट एसबीआई पीओ में उतना डर नहीं लगा। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी जियो को लेकर, आपकी अप्रोच क्या रही थी कि आपने प्रीलिम्स से तैयारी शुरू की या प्रीलिम्स के बाद फिर जब एक बार एग्जाम हो गया प्रीलिम्स का तब तैयारी शुरू करी, या कोई सेटबैक हुआ या कहीं ना कहीं आपने देखा कि नहीं यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब आपका क्या थॉट रहा था, मुझे एक बार जरा बताएंगे। यूजर यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट है सब जानना चाहते हैं। थोड़ी सी वेग स्ट्रेटेजी सर, मतलब वो नहीं है कि हर किसी के लिए काम आ जाए, बट मेरे लिए काम की थी। मैंने मतलब वही है कि टाइम कम था, पहले से फाउंडेशन तैयार था, नहीं तो प्री तक मैंने केवल इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग पे ही फोकस किया। जैसे मेंस हुआ उसका तो फिर एक वो तो था कि ठीक है प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, नहीं होगा तो आईबीपीएस पीओ तो हो जाएगा, उसके लिए तो मेंस के लिए पढ़ना ही है। तो वही आपके करंट अफेयर्स के सेशन डेली, और बाकी मैंने स्टार्ट किया था पहले वीडियो लेक्चर से इसके वॉरियर प्रो वाले, बट फिर मेरे को वही है कि एक साथ बहुत सारा कंटेंट आ रहा था, समझ इतना आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसी की मंथली पीडीएफ से वो चीज बैकअप वो करना स्टार्ट कर दिया। फिर मॉर्निंग में आपका सेशन आता था, इवनिंग में वैभव सर का सेशन आता था जीके का, तो उनसे कवर हो गया। और इतना ही टारगेट था मेरा, टारगेट भी नहीं था कि 60 आउट ऑफ 60 लाना है, मेरा था 25-30 आ जाए ठीक है। लेकिन ये होगा कि उस टाइम आपने जीए को कितने आवर्स दिए थे जब आपका प्री क्लियर हो गया? 1 आवर सर स्टार्ट में करना था, अराउंड 1 आवर शाम को, और बीच में मंथली पीडीएफ कवर करनी थी मेरे को, क्योंकि मार्च मेरा कवर था उस टाइम पे, तो अराउंड हाफ आवर 1 आवर ऐसे, मतलब लगभग 3 घंटे आप डेली करंट अफेयर्स को फिर दे रहे थे। मतलब आफ्टर बड़ी आपने लाइट अप्रोच रखी है अर्थमेटिक को लेकर एंड जीए को लेकर, बट फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, वो अच्छी चीज है। और अच्छी चीज इसलिए क्योंकि इस बार जीए का जो पैटर्न था वो इजी रहा था। एसबीआई क्लर्क का कंपैरिजन में देखें तो जीए ऐसा था कि आपने 40 भी अटेम्प्ट किए थे, 35 भी अटेम्प्ट किए थे, और वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर मिल गया था। एंड अच्छी चीज है। अगेन मेरे भाई मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। आप यहाँ रुकना नहीं है, एसबीआई पीओ तक रुकना नहीं है। आई वांट कि आप आरबीआई ग्रेड बी भी फोकस करें, क्योंकि भाई एसबीआई पीओ के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब सैलरी क्रेडिट होने लग जाती है ना, इवन सिलेक्शन लेने के बाद, वो फिर वो होते हैं कि यार अब छोड़ो, अब क्या करना है। लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है, बस टारगेट नेक्स्ट लेवल पे जाना है आपको। आरबीआई ग्रेड भी तो एटलीस्ट फोकस करना ही है आपको, ओके। ठीक है। बहुत क्लियर अप्रोच रही आपकी, और चीज़ों को लेके जो आप शार्प रहे कि आपको भागना नहीं है, चीज़ों के पीछे दौड़ना नहीं कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो हम सभी के पीछे पीछे भागते रहें। आपकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप अपने आप को लेके बिल्कुल क्लियर थे कि मुझे, जैसे अभी आपने आशीष सर को बताया कि मुझे 60 आउट ऑफ 60 के बारे में नहीं सोच रहा था, मुझे बस ये देखना था। तो ऐसे ही आपने हर एक सब्जेक्ट पर अपना एक डिफरेंट अप्रोच रखा, उसको लेकर के आप आगे बढ़े, उसी हिसाब से आपने मेहनत की और आज आप एसबीआई पीओ बन के बैठे हैं। तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और हम इन्वाइट कर रहे हैं आपको, जब हमारी सिलेक्शन पार्टी होगी तो हम आपसे ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहेंगे, और आपके माध्यम से हम अपने बाकी बच्चों को बताना चाहेंगे कि देखो 22 साल का लड़का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ बन सकता है, और बन गए, और बन के दिखाया है। ऑल द बेस्ट बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच।